नमस्कार। आज मैं आपसे शब्दों में होने वाली अशुद्धियों की चर्चा करूंगा। शुद्ध रचना के लिए अशुद्धियों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। वाक्य में अशुद्ध शब्द उतना ही भद्दा एवं कुरुचिपूर्ण लगता है जैसे किसी स्वादिष्ट भोजन के तरल पदार्थ में मक्खी का गिर जाना। अशुद्ध शब्दों से युक्त रचना को आगे पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। लेखक के प्रति भी आदर की भावना समाप्त हो जाती है। शुद्ध शब्द से शुद्ध वाक्य रचना होती है। अतः यदि इस बात का ज्ञान हो जाए कि प्रायः लोग किस प्रकार की अशुद्धि करते हैं तो उनसे सहज ही बचा जा सकता है। अशुद्धियाँ बहुत अंशों में शब्द के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान न होने पर होती हैं। इनमें कुछ अशुद्धियाँ वर्तनी संबंधी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनका संबंध शब्द को गलत ढंग से बनाने से होता है। मुख्यतः अशुद्धियाँ उच्चारण, वर्तनी, शब्द एवं शब्दार्थगत होती हैं। यहाँ हम इसी प्रकार की अशुद्धियों की चर्चा करेंगे। हिंदी में पहली जो अशुद्धि होती है वह उच्चारणगत अशुद्धियाँ होती हैं। इसके अंतर्गत आदि स्वर संबंधी अशुद्धि होती है। आदि स्वर से आशय है शब्द के प्रारंभ में ही स्वर का उच्चारण कर देना। इसका परिणाम यह होता है कि उस स्वर को सुनकर उसी रूप में लिख दिया जाता है। जैसे कुछ एक उदाहरण नीचे दिए हुए हैं। स्नान शुद्ध शब्द है, इसका प्रयोग अस्नान अशुद्ध रूप में किया जाता है। अस्पष्ट स्पष्ट शुद्ध है। अक्षण ये इसका शुद्ध रूप है क्षण। स्तन इसका शुद्ध रूप है स्तन। श्मशान इसका शुद्ध रूप है शमशान। तो ये कुछ एक आदि स्वर संबंधी अशुद्धियां हैं। आप अशुद्ध शब्दों में देखेंगे कुछ एक स्वर प्रारंभ में ही जुड़ गए हैं जिनके कारण ये अशुद्धियां हो गई हैं। उच्चारणगत अशुद्धियों के अंतर्गत मध्य स्वर संबंधी अशुद्धियां भी हुआ करती हैं और ये मध्य स्वर संबंधी अशुद्धियां मध्य स्वर के उच्चारण में हो जाती हैं और हम गलत लिख दिया करते हैं। मध्य स्वर को स्वर विभक्ति भी कहा जाता है। जैसे कुछ एक शब्द सकूल, करम, सपष्ट, स्नान, सुमिरन, इन शब्दों को आप देखिए। सकूल वस्तुतः शुद्ध है, स्कूल, करम कर्म, सपष्ट शुद्ध है, स्पष्ट, और स्नान स्नान शुद्ध है। सुमिरन वास्तव में स्मरण है शब्द जो शुद्ध है। तो हमें इस प्रकार की अशुद्धियों से बचना चाहिए। उच्चारणगत अशुद्धियों के अंतर्गत ही अंत्य स्वर संबंधी अशुद्धियां होती हैं। अंत्य स्वर संबंधी अशुद्धियों के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, हिंदी के अकारांत शब्द जिसके अंत में संयुक्त व्यंजन नहीं होते, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से व्यंजनांत होते हैं, लेकिन व्यवहार में उन्हें स्वरांत ही समझा जाता है और उसी रूप में लिखा जाता है। अतः इस तरह की अशुद्धियों को मात्रा संबंधी अशुद्धियों में गिना जाता है। वास्तव में जिन शब्दों के अंत में अ स्वर होने की भ्रांति होती है तथा अंग्रेजी आदि के प्रभाव से जिनके अंत में अ का उच्चारण होता है, उन्हें स्वरागम का ही उदाहरण समझना चाहिए।
आप इन कुछ एक उदाहरणों को देखिए जिनमें अंत्य स्वर संबंधी अशुद्धियां हैं, जैसे अशोक, राम, कलिंग, कृष्ण, महान। सभी शब्दों के अंत में हलंत लगा हुआ है। हमें हिंदी में इस तरीके से बिना हलंत के लिखने की आदत डालना चाहिए। अशोक, राम, कलिंग, कृष्ण और महान, ये हिंदी के शुद्ध रूप हैं। उच्चारणगत वर्गीकृत अशुद्धियाँ कुछ होती हैं, और उच्चारणगत अशुद्धियाँ केवल उच्चारण अर्थात शब्दों को बोलने में होती हैं, और गलत उच्चारण अशुद्ध लेखन का कारण बनता है। व तथा ब के प्रयोग संबंधी अशुद्धि एकदम स्पष्ट है। आप देखें, लिखने के दौरान आलस्य के कारण, हड़बड़ी के कारण हम इस तरीके की अशुद्धियां करते हैं। आप मेरे बाईं ओर देखें, जो शब्द लिखे हुए हैं, बालक, बंधु, वीर, वत्स, वन्य, जबकि इनके शुद्ध रूप हैं बालक, बंधु, वीर, वत्स और वन्य। तो जहाँ व का प्रयोग करना है वहाँ ब का प्रयोग कर लेते हैं, जहाँ ब का प्रयोग करना है वहाँ व का प्रयोग कर लेते हैं, जिसके कारण अशुद्धियाँ हो जाती हैं। इसी तरीके से स, श और श के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ भी होती हैं। लोग इन तीनों सा में कोई भेद नहीं कर पाते हैं, जबकि एक दंत्य है, दूसरा तालव्य है और तीसरा मूर्धन्य है। सकार, शकार, शकार के उच्चारण में प्रायः हमसे गलती हो जाती है। आप देखें कि संशय, वस्तुतः संशय जो स्लाइड में बाईं ओर लिखा है वह अशुद्ध है, और जो दाईं ओर लिखा है वह शुद्ध है। साला, शाला, देखिए दोनों में अशुद्ध लेखन के कारण कितना अंतर हो गया। एक शाला स्कूल का सूचक है और दूसरा शाला पत्नी का, भाई का सूचक है। इसी तरीके से शेष, शेष, विशेष, विशेष, विषम, विषम। तो हमें जो दाईं ओर जो शब्द लिखे हुए हैं वो उसके शुद्ध रूप हैं, उस तरीके से लिखने का प्रयास और अभ्यास करना चाहिए, ताकि हिंदी में व्याप्त अशुद्धियों को दूर किया जा सके। न तथा अण के प्रयोग संबंधी अशुद्धि। आप देखेंगे मध्य प्रदेश के कुछ लोग अण को न, एवं राजस्थान के बहुतायत लोग न को अण बोलकर शब्द को अशुद्ध कर देते हैं। आप इस स्लाइड में देखें, बाईं ओर जो शब्द लिखे हुए हैं वो अशुद्ध हैं और दाईं ओर जो लिखे हैं वो शुद्ध हैं। चरण शब्द वस्तुतः चरण है, शुद्ध रूप। विष्णु का शुद्ध रूप विष्णु है। कण का शुद्ध रूप कण है। उष्ण, उष्ण है। नयन का शुद्ध रूप नयन है। तो यहाँ ना तथा अण के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ हुई हैं। अब यहाँ देखिए छ, छ एवं क्ष संबंधी अशुद्धि। कुछ लोग शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ होने के कारण क्ष के स्थान पर छ एवं छ बोलते हैं। इस प्रकार लोग शुद्ध उच्चारण करने के प्रयत्न में अज्ञानवश छ के स्थान पर क्ष का उच्चारण करते हैं। जैसे
क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षमा, क्षमा, समीक्षा, समीक्षा, कक्षा, कक्षा। आप देखें यहाँ पे कितना अनर्थ हो गया। एक कक्षा क्लास का सूचक है और कक्षा अधोवस्त्र का सूचक हो गया। क्षोभ, क्षोभ, तो बाईं ओर जो शब्द लिखे हैं वो शब्द अशुद्ध हैं और दाईं ओर लिखे हुए शब्द वो शुद्ध हैं। ज्ञा एवं ज्ञा की अशुद्धि। बाईं ओर लिखे हुए शब्दों पर गौर कीजिए। ज्ञान, ज्ञात, यज्ञ, विशेषज्ञ और विज्ञापन। ज्ञान शब्द का शुद्ध रूप है ज्ञान, ज्ञात, ज्ञात, यज्ञ, यज्ञ, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ और विज्ञापन, विज्ञापन। इस त्रुटि को हमें समझना चाहिए और इस तरीके की भूलों से, त्रुटियों से लेखन के दौरान हमें बचना चाहिए। अब वर्तनीगत अशुद्धियों की चर्चा करेंगे। वर्तनीगत अशुद्धियों को अंग्रेजी में स्पेलिंग मिस्टेक भी कहते हैं। हिंदी में इसका संबंध उच्चारण के साथ ही मात्राओं से होता है। उच्चारण के कारण जो तो वर्तनीगत अशुद्धियाँ होती ही हैं, मात्राओं की अशुद्धियाँ भी होती हैं। मात्राओं का हमें सही प्रयोग करना सीखना चाहिए। शुद्ध भाषा के लिए न केवल इसका ज्ञान आवश्यक है बल्कि लेखन के क्षेत्र में भी हमें सावधानीपूर्वक वर्तनी का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर हम वर्तनीगत अशुद्धियों के अंतर्गत देखेंगे कि दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई का प्रयोग करने की प्रवृत्ति हिंदी में पाई जाती है। परीक्षा, परीक्षा। देखिए, जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं। परीक्षा ही हम बोलते हैं, इसलिए परीक्षा रा पे छोटी ई की मात्रा ह्रस्व ई का प्रयोग कर दिए, जबकि वस्तुतः शुद्ध शब्द है परीक्षा। मिठाई, यहाँ पर मिठाई दीर्घ ई का प्रयोग होगा। शीर्षक, शीर्षक शुद्ध शब्द है। बीमार, इसी तरीके का उच्चारण हम प्रायः बोलचाल में करते हैं, जबकि शुद्ध शब्द है बीमार। तो यहाँ दीर्घ ई का प्रयोग होगा। प्रीति, प्रीति ये शुद्ध प्रयोग है। तो इस तरीके की अशुद्धियाँ हम हिंदी में करते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। अब अगली अशुद्धि है ह्रस्व ई के स्थान पर दीर्घ ई का प्रयोग। हानि अशुद्ध है, हानि। वनस्पति, तापे जो ये बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है ये नहीं लगेगी। वनस्पति तापे छोटी ई की मात्रा लगेगी। कीजिए, वस्तुतः शुद्ध शब्द है कीजिए। रूढ़ी, रूढ़ी। प्रिय, प्रिय। तो बाईं ओर जो लिखे हुए शब्द हैं शब्द अशुद्ध हैं और दाईं ओर लिखे हुए शब्द शुद्ध हैं। दीर्घ ऊ के स्थान पर ह्रस्व ऊ का प्रयोग की प्रवृत्ति भी हिंदी में पाई जाती है। इनसे हमें बचना चाहिए। देखिए, ऊंचा दाईं ओर जैसा लिखा है वैसा लिखना चाहिए, ऊंचा, और खींच करके थोड़ा बोलना भी चाहिए। पूज्य, पूज्य। अपूर्ण, अपूर्ण। अनुदित, अनुदित। घरेलू, घरेलू। बाईं ओर जो शब्द लिखे हुए हैं वो अशुद्ध हैं, दाईं ओर जो शब्द लिखे हैं वो शुद्ध है। शब्दांत से ह्रस्व ई तथा ऊ का लोप कर देना।
जहाँ शब्द का अंत हो रहा है वहाँ से ई तथा ऊ का लोप करना। जैसे गणपत, वास्तव में ये शब्द है गणपति। वाल्मीकि, काफी छोटी की मात्रा रहेगी। रीति है यह शब्द। गुरु शब्द है। देवभूम अशुद्ध है, देवभूमि शुद्ध शब्द होगा। अगली अशुद्धि जो प्रायः हिंदी में पाई जाती है, ए तथा ऐ स्वरों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग। बाईं ओर के शब्दों को देखिए आप। वेतनिक, बेठो, अवेध, मटमेला, पैसा, इस तरीके का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। जबकि वेतनिक शब्द शुद्ध रूप है उसका वैतनिक, बेठो का शुद्ध रूप है बैठो, अवैध का अवैध है, मटमेला शब्द का शुद्ध रूप है मटमैला, पैसा शब्द का शुद्ध रूप है पैसा। अगली प्रकार की अशुद्धि है अय के स्थान पर ए का प्रयोग। आप इन शब्दों को भी गौर कीजिए। बाईं ओर जो शब्द लिखे हुए हैं उनका उच्चारण किस तरीके से किया जाएगा। महाशय, विस्मय, संचय, अपनय, करें। वस्तुतः महाशय, यहाँ पर अय अंत में आएगा महाशय। विस्मय अय की मात्रा नहीं रहेगी, विस्मय लिखा जाएगा। संचय शब्द होता है। अपने शब्द होता है शुद्ध। करें शब्द शुद्ध होता है। यह भी एक अशुद्धि है। ओ तथा औ संबंधी अशुद्धियाँ। आप बाईं ओर लिखे शब्दों को देखिए। बोछार, बदौलत, बहुत, अवगुण, लोकुस। अब इन शब्दों के शुद्ध रूप देखिए। बोछार का शुद्ध रूप होगा बौछार, बदौलत का शुद्ध रूप होगा बदौलत, बहुत का शुद्ध रूप होगा बहुत, अवगुण का शुद्ध रूप होगा अवगुण, लवकुश का शुद्ध रूप होगा लवकुश। री के स्थान पर री या रा का प्रयोग करने के कारण भी हिंदी में शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे ऋतु, वस्तुतः यह शब्द है ऋतु। हृदय, विकृत, पितृ, प्रकृति। तो बाईं ओर जो शब्द लिखे हैं वो अशुद्ध हैं और जो दाईं ओर शब्द लिखे हैं वो शुद्ध हैं। अस्वर का लोप या इसका अनावश्यक प्रयोग करने के कारण भी शब्द अशुद्ध हो जाया करते हैं। जैसे बाजार, कोई शब्द नहीं होता। बाजार, अनावश्यक, कोई शब्द नहीं होता, इसका शुद्ध रूप है अनावश्यक। अनावरत बिल्कुल अशुद्ध है। अनवरत शब्द शुद्ध है। दुर्वस्था शब्द शुद्ध है। अधीन शब्द शुद्ध है। शब्दों की बारीकियों पर जोर देना बहुत आवश्यक है, तभी हम शुद्ध प्रयोग कर सकेंगे। शब्द एवं शब्दार्थगत अशुद्ध प्रयोग, यह भी एक प्रकार की अशुद्धि होती है। शब्दों के अशुद्ध प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। कभी विपरीत अर्थ का बोध होता है तो कभी अर्थ सौंदर्य ही नष्ट हो जाता है। कभी कभी वक्ता अपने नए भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए नए शब्दों की रचना कर लेता है। फलतः संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि के रूप अशुद्ध हो जाते हैं और वर्तनी को भी दोषपूर्ण बना देते हैं। कभी शब्दों की सिरोरेखा ठीक प्रकार से न खींचने से वर्तनी की अशुद्धता के साथ
अर्थलोप हो जाता है। इस तरह मूल शब्द के रूप के साथ अर्थ भी बदल जाता है। अब यहाँ पे एक प्रकार की इसी शब्द एवं शब्दार्थगत अशुद्धि प्रयोग के अंतर्गत संज्ञा शब्दों में एक की जगह दो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। देखिए, पौरुषता, वैमनस्यता, साम्यता, सौजन्यता, अतिशयता, प्रायः इस तरीके का प्रयोग हिंदी में हमें देखने को मिलता है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। पौरुष, वैमनस्य, साम्य, सौजन्य, अतिशय शब्द शुद्ध है। विशेषण से संज्ञा बनाते समय भी त्रुटि हो जाती है। मूल शब्द जैसे है काला, अशुद्ध कालीमा होगा और शुद्ध शब्द है कालीमा। पूज्य शब्द मूल शब्द है, पूजनीय शब्द अशुद्ध है, पूजनीय शब्द शुद्ध है। शब्द या तो पूजनीय शुद्ध है या पूज्य शब्द शुद्ध है। संज्ञा से विशेषण बनाते समय भी अशुद्धि होती है। आप यहाँ पर गौर फरमाएं। मूल शब्द है निरोग, नीति। तो यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग किस तरीके से होता है? निरोग का निरोग्य और नीति का नीतिवान, जबकि इसका शुद्ध रूप है निरोग और नीतिमान। अब यहाँ पर देखिए, शिरोरेखा संबंधी अशुद्धि शब्द है खाली पीली। अब यहाँ पर आप देखिए, इसका शिरोरेखा ठीक से ऊपर न खींचने के कारण खाली पीली, यहाँ पर क्या अर्थ दे रहे हैं? अगर जुड़ा हुआ मूल शब्द का अर्थ लिया जाए खाली का, तो अर्थ होता है रिक्त। और यदि अगर शिरोरेखा ठीक से नहीं खींची गई है तो अर्थ हो गया खा लिया। इसी तरीके से पीली, अगर शिरोरेखा ठीक से नहीं खींची गई है, अगर ठीक से खींची गई तो अर्थ होगा पीला रंग। और यदि अगर बीच में शिरोरेखा ठीक से नहीं खींची गई है तो इसका अर्थ होगा पी लिया, पानी पी लिया। तो शिरोरेखा संबंधी अशुद्धियों के कारण भी लेखन की प्रक्रिया में बहुत सा भ्रम पैदा होता है। तो इस भ्रम पैदा ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम जब कोई शब्द लिखते हैं तो उसकी शिरोरेखा ठीक ठीक खींचें। धन्यवाद।